नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षा बलों का मनोबल कायम है। गृहमंत्री छत्तीसगढ़ में माओवादी हमले के बाद राज्य के मुख्यमंत्री के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। गृहमंत्री ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। बम्बई उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच का निर्देश दिया। देश में टीकाकरण अभियान के तहत करीब 8 करोड़ टीके लगाए गए। देश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए संक्रमण से बचाव के लिए उचित दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के वास्ते विशेष अभियान चलाया जाएगा। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत 5 वर्ष में बैंक 1,14,000 खातों में 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि देगा। सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता को आसान बनाने के वास्ते अध्यादेश जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। भारतीय महिला फुटबॉल टीम आज दोपहर बाद ताशकंद के अलमालेख में उज्बेकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच खेलेगी। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं कनकलता। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षा बलों का मनोबल कायम है। श्री शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ बस्तर के मंडल मुख्यालय में जगदलपुर पुलिस लाइन में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले श्री शाह ने जगदलपुर जाकर राज्य की स्थिति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वास दिलाया कि माओवादियों के खिलाफ लड़ाई और तेज की जाएगी और इसे निर्णायक अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें जनजातीय इलाकों में विकास के काम और तेज करने के साथ ही माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई को भी तेज करेंगे। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। हम 2 मकाम और आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री बघेल जी के साथ सभी फोर्स के अफसरों के साथ अभी रिव्यू मीटिंग भी की और रिव्यू मीटिंग के अंदर ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो, ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आए, जो बताता है कि हमारे जवानों का मोरल अभी भी इंटैक्ट है और आगे बढ़ा है। और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। विगत 5-6 सालों के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी कैंप अंदर तक ले जाने थे उसमें काफी बड़ी मात्रा में हमें सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार ने मिलकर अंदर जाने की गति को बढ़ाया है और उसी ही जुल्लाहट में इस प्रकार के घटनाएं सामने आती है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीजापुर के जंगलों में माओवादियों ने शनिवार को सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 23 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। बम्बई उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया है। हालांकि न्यायालय ने कहा कि ब्यूरो को इस मामले में तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने पहले ही इसकी उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि प्रारंभिक जांच 15 दिनों में पूरी होनी चाहिए और बाद में ब्यूरो आगे की कार्रवाई करने के बारे में फैसला कर सकता है। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री को भेजे अपने पत्र में गृह मंत्री के खिलाफ कुछ आरोप लगाए थे। इस बीच 30 मार्च को महाराष्ट्र सरकार ने आरोपों की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति कैलाश चंडीवाल को नियुक्त कर दिया है।
महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्री अनिल देशमुख से इस्तीफा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि देशमुख को मंत्री पद पर बने रहने का कोई नैतिक आधार नहीं है। श्री देशमुख को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और जांच का सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच में वे दोषी नहीं पाए गए तो फिर से कार्यभार संभाल सकते हैं। देश में अब तक 7,91,05,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 16,38,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। मंत्रालय ने बताया है कि कोविड से ठीक होने की दर 92.80% है। 478 लोगों की मौत होने से अब तक देश में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 1,65,000 से अधिक हो गई है। देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 7,41,000 से अधिक है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि विभिन्न प्रयोगशालाओं में कल कोरोना संक्रमण के 8,93,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने बताया कि कल राज्य को कोविड-19 के 15 लाख टीके दिए गए। बेंगलुरु में आज संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि 10 लाख टीके बेंगलुरु में और 5 लाख टीके बेलगावी में प्राप्त किए गए। डॉक्टर सुधाकर ने कहा कि 11 लाख टीके स्टॉक में उपलब्ध हैं। अब राज्य में टीके की कोई कमी नहीं है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए आज से कड़ी पाबंदियां लागू हो रही हैं। राज्य सरकार ने सभी मनोरंजन पार्क, धार्मिक स्थल, सैलून, पार्लर, जिम और इंडोर गेम सुविधाएं बंद करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में कल 3,178 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 2,201 लोगों के ठीक होने पर उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। अब राज्य में 2,81,476 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में टीके की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार से पर्याप्त मात्रा में टीके प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में 21,335 सक्रिय मामले हैं। राज्य में कल 11 रोगियों की संक्रमण से मृत्यु हुई है। मृत्यु का आंकड़ा बढ़कर 4,040 हो गया है। इंदौर में सर्वाधिक 737 नए मामले सामने आए हैं। वहीं भोपाल में 526, जबकि जबलपुर में 224 मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीच प्रदेश सरकार जन जागरूकता लाने के लिए आमजनों से आगे आने की अपील कर रही है। सरकार द्वारा शीघ्र ही कोरोना वॉलंटियर्स पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। हिमाचल प्रदेश में कोविड से संक्रमित 10 लोगों की कल मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोविड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,557 हो गई है। राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सभी शिक्षण संस्थान 15 अप्रैल तक बंद कर दिए हैं। राजस्थान सरकार ने राज्य में कोविड-19 के रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए तत्काल प्रभाव से लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों की घोषणा की है। राज्य में प्रवेश करने वाले सभी लोगों के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षण अनिवार्य होगा। राज्य से बाहर गए लोगों की वापसी के मामले में भी ये जांच लागू होगी। कक्षा 1 से 9 तक के स्कूल बंद रहेंगे और विवाह समारोहों में 100 से अधिक लोगों के हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होगी। सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं। रेस्टोरेंट की रात्रि कर्फ्यू का पालन करना होगा, लेकिन आवश्यक वस्तुओं और डिलीवरी सेवाओं को कर्फ्यू से छूट होगी। 20% बेड कोविड के लिए चिन्हित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कोविड तकनीकी सलाहकार समिति ने मई के अंत तक कोविड मामलों में निरंतर बढ़ोतरी की आशंका व्यक्त की है। कोविड संबंधी दिशा निर्देशों के बारे में कल से एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान में मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्थानों तथा अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर दिया जाएगा। ये विशेष अभियान इस माह की 14 तारीख तक चलेगा। कल हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोविड से निपटने में समाज को जागरूक बनाने में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। किसी कारणवश हम आपको ये ब्यौरा नहीं सुनवा पा रहे हैं। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर मनोज कुमार ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में कहा कि अपने और अपने आसपास के लोगों के बचाव के लिए एहतियात बरतना जरूरी है।
साथ में रहने वालों का भी नुकसान है। तो मेरा ये कहना है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपने बचाव के लिए, और जैसे आपको कुछ भी लक्षण दिखते हैं और कोविड पॉजिटिव होते हैं तो तुरंत डॉक्टरी सलाह के साथ आपको अपने आप को क्वारंटाइन करना चाहिए। सीएसआईआर के महानिदेशक श्री शेखर मांडे ने कहा कि कोविड पर काबू पाने के लिए जरूरी कदम और टीकाकरण दोनों आवश्यक है। तो दोनों अगर एक साथ करें कि टीकाकरण जल्द से जल्द और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर दोनों का पालन करें तो जरूर इसको काबू में ले आ सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण तथा तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में कल एक ही चरण में मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीटों, केरल की 140 और पुदुचेरी की 30 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। असम की 40 और पश्चिम बंगाल की 31 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु की कन्याकुमारी लोकसभा सीट और केरल की मलप्पुरम संसदीय सीट पर उपचुनाव के लिए भी कल ही मतदान होगा। असम में 3 और पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। असम में कल हो रहे मतदान के बारे में और जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा के पास। मानस जी, तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं? जी कनक, यहाँ कल तीसरे चरण के चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सभी पोलिंग पार्टी, ईवीएम मशीन और जितने भी जरूरी सामान है सबके साथ पोलिंग स्टेशन पहुंच गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर से यहाँ देखा जाए तो 320 कंपनी तैनात की गई है। आधे से पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्टिंग किया जाएगा। लगभग 1000 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए हैं और इंटर स्टेट और इंटरनेशनल बॉर्डर जो भूटान के साथ यहाँ का बॉर्डर सटा हुआ है तो वहाँ भी खास ध्यान दिया गया है कि कोई भी उपद्रवी, कोई भी यहाँ पे जो शांतिपूर्ण माहौल है उसको भंग ना कर पाए। तो लगभग सभी तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। कोविड के लिए भी यहाँ पे खास व्यवस्था की गई है कोविड प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए। कनक, मानस, इस चरण में कौन कौन से प्रमुख उम्मीदवार हैं? देखिए, इस चरण में कई सारे मंत्री हैं जिनका कल फैसला होना है। पहले नाम लेना होगा जो भाजपा के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष रंजीत कुमार दास। वो इस बार सरभोग सीट के बजाय पातासारकुसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ असम जातीय परिषद के जो कार्यकारी अध्यक्ष है पविंद्र देखा, वो चुनाव में है। तो इस सीट पर सबकी नजर रहेंगी। इस गुवाहाटी सीट से मंत्री सिद्धार्थ भट्टाचार्य है। जालुकबारी सीट पर है, सबकी नजर रहेंगी। यहाँ पे हिमंत विश्व शर्मा है और धर्मपुर सीट से चंद्रमोहन पातोरी है। बीपीएफ के 2 मंत्री हैं इस चरण में, प्रमिला रानी ब्रह्मा जो कोकराझार जिले से है और चंदन ब्रह्मा जो बीटीआर के चिरांग जिले से है। असम गण परिषद की तरफ से वरिष्ठ मंत्री और दल के वरिष्ठ नेता जो 7 बार चुनाव जीत चुके हैं, फनीभूषण चौधरी, वो बंगाईगांव सीट से चुनाव लड़ेंगे। इनके अलावा कांग्रेस और एआईडीएफ के कुछ विधायक भी है। तो कुल मिलाकर कई सारे हाई प्रोफाइल जो नेता है कल चुनाव में जाएंगे। कनक, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मानस। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में कल होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में 31 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। दक्षिण 24 परगना में 16, हुगली में 8 और हावड़ा की 7 सीटों पर चुनाव होगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य पुलिस के अलावा केंद्रीय बलों की 600 कंपनियां 10,871 मतदान केंद्रों पर तैनात की गई हैं। चुनाव आयोग ने मतदान की प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए लाइव वेबकास्टिंग के प्रबंध किए हैं।
तीसरे चरण में ममता बनर्जी सरकार के 3 मंत्रियों और 2 सिने स्टार के भाग्य का फैसला मतदाता करेंगे। राज्य के 3 मंत्रियों गयासुद्दीन मोल्ला, डॉक्टर निर्मल मांझी और आसिमा पात्रा की चुनावी किस्मत दांव पर है। भाजपा ने श्यामपुर विधानसभा क्षेत्र में 4 बार के विधायक रहे तृणमूल कांग्रेस के कालीपद मंडल के खिलाफ अभिनेत्री तनुश्री चक्रवर्ती को उतारा है। वहीं भाजपा के ही टिकट पर पापियाडे अधिकारी उलुबेरिया दक्षिण सीट से किस्मत आजमा रही हैं। राज्यसभा के पूर्व सदस्य स्वपन दास गुप्ता भाजपा के टिकट पर तीर्थ नगरी तारकेश्वर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर पश्चिम सीट से चुनावी मैदान में हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। 78,52,000 मतदाता 205 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिनमें 13 महिलाएं हैं। केरल में कल हो रहे मतदान के बारे में और जानकारी देने के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता मयूषा से। मयूषा, एक ही चरण में हो रहे इस चुनाव के लिए क्या तैयारियां की गई हैं? हाँ कनक, केरल में मतदान मशीनों सहित मतदान सामग्रियों का वितरण आज शुरू हो गया है। राज्य के 140 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 957 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान कल सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। वामपंथी अग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मतदान शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगी। फर्जी मतदान या दोहरा मतदान को रोकने के लिए अधिकांश मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग की सुविधा होगी। केंद्रीय मालूम सहित लगभग 60,000 पुलिसकर्मी चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया जा रहे हैं। कनक, धन्यवाद मयूषा। चेन्नई में भी कल ही हो रहे मतदान की तैयारियों के बारे में और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता दीक्षा से। दीक्षा, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके कांग्रेस और एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन के अलावा अन्य कौन से गठबंधन मैदान में हैं? कनक, तमिलनाडु में आमतौर पर त्रिकोणीय मुकाबला होता है, पर इस बार छोटी राजनीतिक पार्टियां वोटिंग परसेंटेज में कुछ अंतर ला सकती हैं। आमतौर पर प्रसिद्ध नेताओं की मृत्यु और छोटी राजनीतिक पार्टियों का जन्म साथ ही साथ चलता है। करुणानिधि और जयललिता की मृत्यु ने टीटीवी दिनकरन की अम्मा मक्कल मुनित्रा कड़गम और कमल हसन की पार्टी मक्कल मुनित्रा कड़गम की जगह बनाई है। एएमएमके का गठबंधन डीएमडीके, एआईएमआईएम और एसडीपीआई के साथ है। वहीं दूसरी ओर मक्कल निधि मय्यम का गठबंधन आईजेके और समथुवा मक्कल कच्ची के साथ है। नाम तमिलर अभिनेता सीमन की पार्टी, जो हमेशा दूसरे या तीसरे नंबर पे रहती है, इस बार सारे 234 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे चुनावी मैदान में है। कनक, जानकारी के लिए धन्यवाद दीक्षा। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कल होने वाले विधानसभा चुनाव में 289 पुरुष और 35 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। हमारे पुदुचेरी संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख से अधिक मतदाता 324 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 635 स्थानों पर 1558 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा मतदान केंद्र होगा जहां सभी कर्मचारी महिलाएं होंगी। पीठासीन अधिकारियों के पास दृष्टि बाधित मतदाताओं के लिए ब्रेल मतदान पर्चियां उपलब्ध होंगी। इस चुनाव के दौरान 1558 कंट्रोल यूनिट, 1677 बेल्ट यूनिट और 1558 वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 40 कंपनियों के साथ 6,835 मतदान कर्मी और 4,811 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। पुडुचेरी से चंद्रमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं अनुभव बेरुआ। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षा बलों का मनोबल कायम है। गृह मंत्री छत्तीसगढ़ में माओवादी हमले के बाद राज्य के मुख्यमंत्री के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। गृह मंत्री ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। बंबई उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच का निर्देश दिया। देश में टीकाकरण अभियान के तहत करीब 8 करोड़ टीके लगाए गए। देश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए संक्रमण से बचाव के लिए उचित दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के वास्ते विशेष अभियान चलाया जाएगा। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत
5 वर्ष में बैंक 1,14,000 खातों में 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि देगा। सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता को आसान बनाने के लिए अध्यादेश जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। भारतीय महिला फुटबॉल टीम आज दोपहर बाद ताशकंद के अल्मालेक में उज्बेकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच खेलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। इस वर्ष कोविड महामारी के कारण बातचीत को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। आज एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये चर्चा एक नए प्रारूप में होगी, जिसमें कई दिलचस्प विषयों पर सवाल होंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे और परीक्षा के दबाव से निपटने के उपाय सुझाएंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को अपने दिल के काफी करीब बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से वे ये जान पाते हैं कि युवाओं के दिमाग में क्या चल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि वे परिवार के सदस्य के रूप में परीक्षा संबंधी दबाव से उबरने में छात्रों की मदद करना चाहते हैं। परीक्षा पे चर्चा एक बड़े प्रयास एग्जाम वॉरियर का हिस्सा है। इसका मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं के लिए तनाव मुक्त वातावरण का निर्माण करना है। यह एक बहुप्रतीक्षित वार्षिक आयोजन है जहां प्रधानमंत्री स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत कर परीक्षा से जुड़े तनाव से संबंधित सवालों के जवाब देंगे। माईगॉव के जरिए पूछे जाने वाले प्रश्नों को आमंत्रित किया गया था और चयनित प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। देश भर के स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को एक ऑनलाइन रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया है, जिसे माईगॉव मंच पर डिजाइन किया गया था। प्रतियोगिता में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए अलग अलग विषय निर्धारित किए गए थे। विजेताओं में से छात्रों के एक छोटे समूह को प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने का अवसर भी मिलेगा। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री कल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी इस अवसर पर अपने विचार रखेंगे। भाजपा स्थापना दिवस के अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। पार्टी कार्यकर्ता भाजपा की नीतियों और नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी उपायों के बारे में भी विचार विमर्श करेंगे। बैंकों ने पिछले 5 वर्षों के दौरान स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1,14,000 से अधिक खातों में 25,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की है। स्टैंड अप इंडिया योजना सबसे निचले स्तर पर आर्थिक उद्यमिता और रोजगार सृजन के लिए 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी और ये वर्ष 2025 तक जारी रहेगी। सरकार ने कोविड महामारी से प्रभावित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के प्रावधानों को आसान बनाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। अध्यादेश में कहा गया है कि इन उद्यमों की अनूठी प्रकृति और सरल कॉर्पोरेट ढांचे के कारण इनकी दिवालिया संबंधी प्रावधानों पर ध्यान देना जरूरी हो गया था। इस अध्यादेश के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि इन उद्यमों को दिवालिया घोषित करने से पहले इनके सभी हितधारकों का ध्यान रखा जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि व्यापार तथा रोजगार को कम से कम नुकसान हो। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज बाबू जगजीवन राम की जयंती है। बाबू जगजीवन राम उन महान नेताओं में से एक हैं जिन्होंने गरीबों और समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। बाबू जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार में आरा जिले के चंदवा गांव में हुआ था।
1946 में जवाहरलाल नेहरू के अंतरिम मंत्रिमंडल में सबसे युवा मंत्री थे। वो श्रम मंत्री के रूप में कैबिनेट मंत्री बने। उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों में 40 वर्ष से अधिक समय तक काम किया। सबसे महत्वपूर्ण 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वो रक्षा मंत्री थे, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। उन्होंने कांग्रेस से 1977 में इस्तीफा दे दिया और एक गठबंधन के रूप में जनता पार्टी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के साथ शामिल हो गए। बाद में उन्होंने 1977 से 1979 तक उप मुख्यमंत्री के रूप में देश की सेवा की। समाचार कक्ष से नईम अख्तर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबू जगजीवन राम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन राम सामाजिक न्याय के प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने कहा कि सामाजिक रूप से शोषित और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए उनका प्रयास हमेशा सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। भारत के जहाजरानी इतिहास में 5 अप्रैल एक ऐतिहासिक दिन है। यह दिन हर साल राष्ट्रीय समुद्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी नौसेना अधिकारियों और नाविकों को उनके योगदान के लिए बधाई दी है। श्री जावड़ेकर ने एक ट्वीट में कहा कि सरकार समुद्री पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। अगले सप्ताह आयोजित होने वाली रायसीना वार्ता पूरी तरह से वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि पहले इस वार्ता में करीब 100 प्रतिनिधियों के व्यक्तिगत रूप से भाग लेने की व्यवस्था थी, लेकिन कोविड महामारी के मद्देनजर अब इसे वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 7 अप्रैल तक चलने वाली द्विमासिक बैठक आज शुरू हो गई। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास बुधवार को बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देंगे। समिति देश में आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के साथ ही ब्याज दरों पर भी फैसला करेगी। पिछली बैठक में रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि इंडियन प्रीमियर लीग को केवल क्रिकेट मैच आयोजित करने की अनुमति दी गई है और दर्शकों को स्टेडियम में जाने की अनुमति नहीं होगी। राज्य के अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि प्रतियोगिता के सभी खिलाड़ियों को एक स्थान पर रहना होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मांग की है कि सभी खिलाड़ियों को कोविड का टीका लगाया जाना चाहिए, लेकिन मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार केवल 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को ही ये टीका लगाया जा सकता है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने इस बात की पुष्टि की है कि भारतीय प्रीमियर लीग आईपीएल 2021 के सभी कार्यक्रम तय वक्त पर ही होंगे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक आईपीएल के 10 मुकाबले होने हैं। भारतीय महिला फुटबॉल टीम आज शाम 4:30 बजे ताशकंद में उज्बेकिस्तान के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच खेलेगी। वर्ष 2020 की महिला फुटबॉल टीम की रैंकिंग में भारतीय महिला टीम का 55वां स्थान है। इस टीम ने वर्ष 2010 में शुरू हुई दक्षिण एशियाई परिसंघ की सभी 5 प्रतियोगिताएं जीती हैं और वो दक्षिण एशिया क्षेत्र की चैंपियन है। टीम ने वर्ष 2010, 2016 और 2019 के दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की 2 दिवसीय भारत यात्रा आज से शुरू हो रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा होगी। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा भी की जाएगी। पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। महान संगीतकार भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। आइए सुनते हैं उनका गायन। जो भजे हरि को सदा, भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षा बलों का मनोबल कायम है। गृहमंत्री छत्तीसगढ़ में माओवादी हमले के बाद राज्य के मुख्यमंत्री के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। गृहमंत्री ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। बम्बई उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को महाराष्ट्र के गृहमंत्री
अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच का निर्देश दिया। देश में टीकाकरण अभियान के तहत करीब 8 करोड़ टीके लगाए गए। देश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए संक्रमण से बचाव के लिए उचित दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के वास्ते विशेष अभियान चलाया जाएगा। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत 5 वर्ष में बैंक 1,14,000 खातों में 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि देगा। सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता को आसान बनाने के लिए अध्यादेश जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।